नमस्कार, गुड इवनिंग एंड वेलकम। देश के सबसे बड़े नेटवर्क पर मैं हूं आपके साथ मीना शर्मा। खबर वो नहीं है जो बताई जा रही है, खबर वो है जो छुपाई जा रही है। आज हम आपको उत्तराखंड से आई वो खबर दिखाएंगे जिसे छुपाने की बहुत कोशिशें हुई, लेकिन हमने उसका सच पता लगाने की कोशिश की तो तह तक पहुंचे। देहरादून की सियासत में पिछले दिन स्टिंग ऑपरेशन की टेक्नोलॉजी की बहुत चर्चा हुई, लेकिन एक और हाईटेक सिस्टम है जिसकी किसी ने भी चर्चा नहीं की। आज अपने खास सेगमेंट तह तक में हम आपको उस तकनीक के बारे में बताएंगे जिसके जरिए बागियों ने कांग्रेसियों से बात की थी। पोर्टफोलियो की बात हुई, पैसे की बात हुई और उत्तराखंड के सियासी तमाशे के बीच हम आपको उस आदमी का नाम भी बताएंगे जिसका बीजेपी सही ढंग से इस्तेमाल नहीं कर पाई। वो कौन शख्स है जिसे अगर समय पर आगे कर दिया होता तो आज बाजी पूरी तरह से बीजेपी के हाथों में होती। इसके अलावा आपको दिखाएंगे कि कैसे लोग अस्पतालों में एडमिट होने के बाद भी जादू टोने के इलाज पर यकीन करते हैं। सामाजिक सरोकारों पर हम आज खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि क्या गुंडागर्दी का भी कोई डीएनए होता है। बाहुबलियों के बेटे हमारे और आपके बच्चों की जान लेने पर क्यों आमादा है। आप जानते हैं कि देश की बात देश का पहला ऐसा बुलेटिन है जिसमें आपके गांव की खबर होती है, तो इंटरनेशनल खबरों के लिए हम आपको बीबीसी स्टूडियो लेकर चलते हैं। तो शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों से। सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद भी उत्तराखंड में सरकार का सस्पेंस अभी भी है बरकरार। हालांकि पहले नैनीताल हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद भी कांग्रेस के 9 बागी विधायक मंगलवार यानी कि 10 मई को होने वाले बहुमत परीक्षण में हिस्सा नहीं ले पाएंगे, लेकिन इसके बावजूद हरीश रावत और बीजेपी दोनों ही बहुमत का दावा कर रहे हैं। वहीं स्टिंग ऑपरेशन में फंसे उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और कैलाश विजयवर्गीय को नार्को टेस्ट की चुनौती दी है। भ्रष्टाचार और स्टिंग ऑपरेशन के आरोपों के बीच रावत ने कहा कि वे नार्को टेस्ट के लिए तैयार हैं, लेकिन इससे पहले बीजेपी नेता इसके लिए तैयार हो जाएं। उधर स्टिंग ऑपरेशन केस में हरीश रावत आज सीबीआई के सामने पेश नहीं हुए। और अब बात प्रधानमंत्री की डिग्री की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री के विवाद ने आज दिल्ली में तू-तू मैं-मैं की शक्ल अख्तियार कर ली। पहले बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और अरुण जेटली ने पीएम मोदी की बीए और एमए की डिग्री सार्वजनिक कर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से माफी मांगने को कहा, तो आम आदमी पार्टी ने अपने आरोपों पर अड़ी रहने हुए कहा कि पीएम की बीए और एमए की डिग्री फर्जी है। पीएम के खिलाफ कांग्रेस ने राज्यसभा में विशेषाधिकार का नोटिस दिया। अगस्टा वेस्टलैंड केस को चुनावी मुद्दा बनाने को लेकर यह नोटिस दिया गया है। राज्यसभा में इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने काफी हंगामा किया और पीएम से बयान देने की मांग की। तमिलनाडु में एक चुनावी रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने चॉपर डील मुद्दे पर सोनिया गांधी पर एक बार फिर निशाना साधा। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी मिलने के बाद उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। राहुल की सुरक्षा की चिंता को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आज गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मिले। पुडुचेरी में मंगलवार को राहुल की जनसभा से पहले उन्हें जान से मारने की धमकी मिली थी। कांग्रेस की चिंता राहुल की सुरक्षा में लगे एसपीजी के जवानों के तबादले को लेकर भी है। पनामा पेपर्स लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सीबीआई और आरबीआई को भी नोटिस भेजा है। केंद्र को इस मामले में 4 हफ्ते के अंदर जवाब देना होगा। पनामा लीक्स के मामले सामने आने के बाद से भारतीय खाताधारकों के खिलाफ कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच की मांग की गई है। बिहार में जेडीयू विधायक का हत्यारा बेटा रॉकी अभी भी पुलिस गिरफ्त से बाहर है। गया में रविवार को जेडीयू विधायक मनोरमा देवी के बेटे रॉकी ने 12वीं के एक छात्र आदित्य की रोड रेस में हत्या कर दी थी। इस हत्याकांड को लेकर लोगों में काफी गुस्सा है। हमारे कार्यक्रम आपकी बात में हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि रसूखदारों के गुंडाराज के कारण क्या हम सड़कों पर निकलना बंद कर दें और अपने बच्चों को लेकर सुरक्षित रहना भी बंद कर दें। वहीं जम्मू कश्मीर में सैनिक कॉलोनी बनाने का विवाद अब महबूबा सरकार के लिए नई मुसीबत बनती जा रही है। सैनिक कॉलोनी बनाने के प्रस्ताव के विरोध के बीच मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने फिलहाल ऐसी किसी योजना से इनकार किया है, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का आरोप है कि महबूबा सरकार इस बहाने गैर कश्मीरियों को घाटी में बसाना चाहती है। उज्जैन में सिंहस्थ कुंभ में दूसरी बार मौसम ने खलल डाली है। तेज आंधी और बारिश से आज दूसरे
शाही स्नान पर काफी असर पड़ा। तेज बारिश की वजह से एक श्रद्धालु की मौत हो गई, जबकि 7 लोगों के घायल होने की खबर है। इससे पहले भी 5 मई को आई आंधी और बारिश में मेला परिसर में काफी तबाही हुई थी। और अक्षय तृतीया के शुभ दिन केदारनाथ के कपाट खुलने के साथ ही आज से पवित्र चारधाम यात्रा शुरू हो गई है। आज ही पवित्र यमुनोत्री और गंगोत्री मंदिर के भी कपाट खोल दिए गए हैं, जबकि बद्रीनाथ के कपाट 11 मई को खुलेंगे। आज दुनिया के दमकते सूरज के माथे पर काली बिंदी देखी गई। दरअसल ये एक खगोलीय घटना थी। सूरज का सबसे करीबी ग्रह बुध सूर्य और पृथ्वी के बीच आ गया। इस कारण बुध काली बिंदी की तरह सूरज के ऊपर दिखाई दिया। भारत में इस घटना को शाम 4:41 पर देखा गया। और अब बात उत्तराखंड की। करीब 14 घंटे का वक्त बचा है। सुबह के 11 बजते ही उत्तराखंड में अब तक की सबसे बड़ी राजनीतिक घटना होने जा रही है। हरीश रावत ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। विजय बहुगुणा ने भी अपनी पूरी ताकत झोंकी है। भगत सिंह कोश्यारी ने पूरा जोर लगा दिया है। तो विजय वर्गीय, इंदिरा हृदय, श्याम जाजू, हरक सिंह रावत, किस किस का नाम लिया जाए, सबकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। ये वो बातें हैं जो सामने हैं, हम सबको दिख रही है। अब हम आपको बताते हैं अंदर की कहानी। बीजेपी ने इस पूरी लड़ाई में एक मोहरे का सही इस्तेमाल नहीं किया। हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो शख्स कौन है जो इस पूरी बाजी को पलट सकता है। उत्तराखंड में मंगलवार को होने वाले शक्ति परीक्षण में अब बागियों का चैप्टर क्लोज हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई को उनकी सदस्यता पर सुनवाई की तारीख रख दी है, जिसका सीधा मतलब है कि वो कल फ्लोर टेस्ट में शामिल नहीं हो पाएंगे। उन्होंने पूरी बात रखी थी कि ये स्पीकर का जो 27 मार्च 2016 का आदेश है वो गलत है और हाई कोर्ट के जो सिंगल पीठ ने जजमेंट दिया वो गलत है। उसको अदालत ने मना कर दिया। सिर्फ उसमें नोटिस जारी किए हैं जो 12 जुलाई को यहाँ सुप्रीम कोर्ट में लगेगा। बीजेपी के मिशन उत्तराखंड के लिए ये अब तक का सबसे बड़ा झटका क्या था और इस झटके की सबसे बड़ी वजह भी जान लीजिए। सतपाल महाराज को आगे लाने को लेकर पार्टी का असमंजस। सतपाल महाराज को सीएम कैंडिडेट प्रोजेक्ट न करना बीजेपी की सबसे बड़ी चूक रही। सतपाल चाहते तो 5 से 7 और विधायक बागियों के खेमे में आ सकते थे। उस स्थिति में रावत विरोधियों की संख्या 15 से ज्यादा हो सकती थी, लेकिन भगत सिंह कोश्यारी को आगे करके बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ा। कोश्यारी राजनाथ सिंह के करीबी हैं, इसलिए उनका नाम सीएम की रेस में आगे चल रहा था। सिर्फ रेखा वर्मा ही एक ऐसी विधायक है जिनको तोड़ने में कोश्यारी कामयाब हो सकते थे, लेकिन सीएम कैंडिडेट बनाने का ऐलान नहीं होने पर सतपाल महाराज ने अपने कदम पीछे खींच लिए। उन्होंने बीजेपी के साथ आने वाले विधायकों को कांग्रेस में ही रहने का इशारा कर दिया, जिसके कारण बीजेपी को ये मुसीबत झेलनी पड़ रही है। इसके अलावा जो एक और दिलचस्प बात उत्तराखंड के इस सियासी संकट में खुलकर सामने आई, वो थी विधायकों को तोड़ने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल। विधायकों की खरीद फरोख्त का खेल इस बार व्हाट्सएप पर हुआ है। बीजेपी के एक बड़े नेता के एक करीबी ने इस टेक्नोलॉजी का जमकर इस्तेमाल किया। भूपेश नाम का ये आदमी 2 दिन पहले तक दुबई में था। हाल ही में वो भारत आया है। सूत्र बताते हैं कि उत्तराखंड कांग्रेस के कुछ दलित नेताओं से भूपेश ने सीधा संपर्क बना रखा था। आपको जानकर हैरानी होगी कि नेताओं को दिए जाने वाले ऑफर व्हाट्सएप पर जारी किए गए। स्टिंग ऑपरेशन के डर से न तो ऑफर देने वाला सामने आ रहा था और न लेने वाला। विधायकों को अपने पाले में मिलाने के लिए इस वक्त भी उत्तराखंड में 4 ग्रुप काम कर रहे हैं, जो सोशल मीडिया पर विधायकों को विभागों का ऑफर देकर अपनी तरफ लाने में जुटे हैं। विधानसभा के अंदर शक्ति परीक्षण में अब बस कुछ घंटों का ही इंतजार है। ऊपर से देखने पर तो हरीश रावत का पलड़ा भारी लग रहा है। बीजेपी के पास एक रात का वक्त है। वो कोई ट्रम्प कार्ड चलाकर बाजी पलट भी सकती है। तह तक के लिए ETV न्यूज।
लेकिन ये रात बहुत मुश्किल से निकलने वाली है, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों के लिए अब प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है, केंद्र से लेकर उत्तराखंड तक। और अब रुक करते हैं उस खबर का जो खबरों की भीड़ में कहीं खो जाती है। जी हां, हम देखकर भी अनदेखी कर देते हैं कुछ खबरों की, या फिर यूं कहें कि मीडिया उन्हें इस तरह से दिखाता है कि हमें भी अफसोस होता है। पिछले कुछ सालों में अंधविश्वास की खबरों को जैसे तैसे पेश किया गया, उससे समाज आगे बढ़ने की बजाय पीछे की तरफ जा रहा है। अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को समझते हुए आज हम आपको वो खबर दिखा रहे हैं जिसे देखने के बाद समाज के एक तबके को अपनी सोच बदलनी पड़ेगी और आप भी कहेंगे कि जरूरी है। देश की सांस्कृतिक राजधानी की ये तस्वीर देखकर आप सिहर जाएंगे। आस्था के नाम पर यहाँ अंधविश्वास का तमाशा हो रहा है। शीतला देवी को मनाने के नाम पर सैकड़ों लोगों के बीच में एक इंसान उबलती खीर से नहा रहा है। कढ़ाई में खौलते तेल में हाथ डालकर पूरी निकालता है, धधकती आग से शरीर सेकता है। देश के पूर्वी हिस्से में इन महिलाओं पर जानलेवा हमला हुआ है। दरअसल भूलने की बीमारी से पीड़ित इन बुजुर्ग महिलाओं को कुछ लोगों ने डायन समझ लिया। फिर क्या, बिना सोचे समझे लोगों ने इनकी ये हालत कर दी। ये 21वीं सदी के उभरते हिंदुस्तान की दूसरी तस्वीर है। हद तो भीलवाड़ा के महात्मा गांधी अस्पताल में हुई, जहां हाथों में तलवार लिए लोग शोर मचाते और ढोल बजाते हुए घुस गए। मरीज अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहे थे, उधर तांत्रिक तंत्र मंत्र के बहाने आत्मा को मनाने का ड्रामा कर रहा था। तीनों तस्वीरें गवाह हैं कि समाज का एक बड़ा हिस्सा अब भी अंधविश्वास से उबर नहीं पाया है। 21वीं सदी में सैकड़ों लोगों के सामने रोजाना एक तमाशा होता है और कोई कुछ नहीं बोलता। सवाल यह है कि आखिर कब तक हम यूं ही मौन रहकर ऐसे सामाजिक मखौल को सहते रहेंगे। जरूरत है इसके खिलाफ आवाज बुलंद करने की। देश की बात के लिए ईटीवी न्यूज। और अब बात मध्य प्रदेश के एक गांव की। सूखे की चपेट में आने से देश के लिए कैसे मिसाल बना है ये, देखिए इस छोटी सी रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात की, गांव गोरवा के बुजुर्गों के चेहरे पर मुस्कान आ गई, क्योंकि तारीफ के काबिल तो ये बुजुर्ग हैं जिन्होंने 10 साल पहले ये भांप लिया था कि जल है तो कल है। लोग ब्लॉक में जो बोरावा गांव है, वहाँ करीब 250 तालाबों का निर्माण किया है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी उस निर्माण कार्य की काफी तारीफ की है। 1500 लोगों की आबादी वाले इस गोरवा गांव में 240 कृषक परिवार हैं जो पूरी तरह से खेती बाड़ी पर निर्भर हैं और खेती की बुनियादी जरूरत पूरा करने के लिए ग्रामीणों ने तकरीबन 250 तालाबों का निर्माण किया है। ग्राम गोरवा में लगभग 200 तालाब विगत 9 वर्षों के दौरान बने हैं और वहाँ जो कुल कृषि योग्य 326 हेक्टेयर क्षेत्रफल है वो तालाबों के जरिए सिंचाई की जाती है। 2007 में पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने गांव की पूर्व सरपंच ताराबाई को सम्मानित किया था, लेकिन कामयाबी पर इटलाने की बजाय गांव वालों ने सालों से चली आ रही इस परंपरा को अपनी मुहिम बना लिया। नतीजा आप सबके सामने है। रेगिस्तान बने आसपास के गांवों के बीच मिसाल बने गोरवा गांव को हमारा सलाम।
आपके आसपास भी अगर ऐसा कोई गांव है, ऐसी कोई मिसाल है, तो जरूर हमें लिखिए। हम उसे भी हमारे इस प्राइम टाइम के बुलेटिन में दिखाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि प्राइम टाइम में अक्सर ऐसी खबरों की अनदेखी होती है। हम आपको लेकर चलेंगे बीबीसी स्टूडियो, जहां अंतर्राष्ट्रीय खबरों के लिए होगी मेरी सहयोगी। नमस्कार, स्वागत है आप सबका। यह है बीबीसी दुनिया और मैं हूं नेहा भटनागर। इस्लामिक स्टेट के बढ़ते प्रभाव से जूझ रहा है ट्यूनीशिया। लीबिया के साथ सरहद पर बढ़ाई चौकसी। बीबीसी की खास रिपोर्ट। ग्रीस को और कर्जा दिया जाए या नहीं, इस पर यूरोपीय देशों की अहम बैठक। ग्रीस के प्रधानमंत्री ने कहा, कर्जे के चक्र को खत्म करना जरूरी। दुनिया भर में अपनी अर्थव्यवस्था का डंका बजवाने वाला चीन अब फहराना चाहता है फुटबॉल की दुनिया में अपना परचम। पृथ्वी के सबसे गहरी जगह पर शोध, खास तकनीक से समंदर की गहराइयों के नजारों को सोशल मीडिया पर लाइव दिखाया गया। और आखिर में लंदन की मशहूर सेविल रो में अब एक महिला ने लगाई मर्दों के गढ़ में सेंध। स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में। तथाकथित इस्लामिक स्टेट गुट के कुछ बड़े हमलों के बाद ट्यूनीशिया अपनी सुरक्षा को और मजबूत कर रहा है। पिछली गर्मियों में एक बीच पर हुए हमले में 39 लोग मारे गए थे। उसके बाद चरमपंथियों ने 20 सुरक्षा कर्मियों को भी मारा था। बीबीसी संवाददाता मुराद शिशानी बता रहे हैं कि कैसे कर रहा है ट्यूनीशिया जिहादियों से लड़ने की तैयारी। लीबिया से ट्यूनीशिया में तस्कर ऐसे ही तेल की स्मगलिंग करते हैं। शक है कि इसी रूट का इस्तेमाल इस्लामिक स्टेट गुट भी कर रहा है। कुछ लोग इसे स्मगलिंग कहते हैं। कभी कभार पुलिस हमारी चेकिंग भी करती है। लोग कुछ भी कहें, हमारे लिए तो ये रोजी रोटी है। ट्यूनीशिया की बीच पर हुए घातक हमले को अंजाम देने वाला हमलावर भी इसी रास्ते से ट्यूनीशिया पहुंचा था। मार्च में इस्लामिक स्टेट ने एक और हमला किया था, जिसमें बैन गर्दान में 20 सुरक्षाकर्मी मारे गए थे। लेकिन अब सरकार इस खतरे के खिलाफ कुछ कदम उठा रही है। हमने गश्त बढ़ा दी है और बैरियर भी खड़े कर दिए हैं, लेकिन सिर्फ बैरियर से काम नहीं चलेगा। इस लड़ाई में ट्यूनीशिया की एकता और भाईचारा सबसे अहम भूमिका निभाएगी। लीबिया और ट्यूनीशिया के बीच 400 किलोमीटर लंबी सीमा है। लीबिया में इस्लामिक स्टेट के प्रभाव की वजह से ट्यूनीशिया में भी जिहाद के प्रति झुकाव बढ़ा है और ये अब सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती पेश कर रहा है। और अब डिजिटल दुनिया की हलचल। फिलीपींस में राष्ट्रपति चुनाव के लिए आज मतदान हुआ। चुनाव में वहां के स्पष्टवादी मेयर रोड्रिगो दुटेर्टे के जीतने की सबसे ज्यादा संभावना मानी जा रही है। चुनाव प्रचार में अर्थव्यवस्था और भ्रष्टाचार मुख्य मुद्दे रहे। इस दौरान रोड्रिगो ने काफी विवादास्पद बयान दिए। बीबीसी की एक टीम को उत्तर कोरिया से निकाल दिया गया है। पहले उन्हें वहां के अधिकारियों ने पकड़ा हुआ था। रिपोर्टर रूपर्ट विंगफील्ड हेज और कैमरामैन और प्रोड्यूसर शुक्रवार को प्योंगयांग से जाने वाले थे, जब उन्हें एयरपोर्ट से होटल ले जाया गया। बीबीसी संवाददाता से 8 घंटे तक पूछताछ की गई और माफीनामे पर हस्ताक्षर करवाया गया। उत्तर कोरिया के नेशनल पीस कमेटी के सेक्रेटरी जनरल ओ रयोंग द्वितीय ने कहा कि उन्होंने तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया और वहां के सिस्टम और नेतृत्व के बारे में बुरा कहा था। बीजिंग के कोर्ट ने एक चीनी कंपनी के खिलाफ निर्णय सुनाया, जिसने फेसबुक शब्द को एक अलग ट्रेडमार्क की तरह रजिस्टर करवाया था। कोर्ट ने कहा कि साफ है कि उनका इरादा एक हाई प्रोफाइल ट्रेडमार्क की नकल करना था। चीन में फेसबुक पर पाबंदी है। ग्रीस को कर्जे की और खेप देने के लिए यूरोप के वित्त मंत्री एक अहम बैठक कर रहे हैं। पिछले साल भी ग्रीस को कर्ज बेहद कठोर शर्तों के साथ मिल पाया था, लेकिन बीते एक साल में इस कर्जे को लौटाने में दिक्कतों ने देश की परेशानियां और बढ़ा दी हैं। इस बारे में मेरी सहयोगी शिवानी कोहोक ने ज्यादा जानने की कोशिश की। इस पर हो रही बैठक के बारे में बातचीत करते हैं बीबीसी बिजनेस संवाददाता एंड्रू वॉकर से। एंड्रू, ये बताएं कि यूरोप के वित्त मंत्री ग्रीस के बेल आउट को लेकर क्या चर्चा कर रहे हैं? बैठक में ये समीक्षा हो रही है कि ग्रीस ने अपनी नीतियों में बदलाव के जो वादे किए थे वो पूरे किए या नहीं। तीसरी बार कर्जे की खेप मिलने के लिए ये एक अहम शर्त है। ये समीक्षा पिछले साल पूरी की जानी थी।
अगर यूरोप के बाकी सदस्यों को लगता है कि शर्तें पूरी की गई हैं, तो बेलआउट की अगली किश्त दी जाएगी। ग्रीस को इस पैसे की जरूरत है क्योंकि जुलाई में उसे कर्जे की एक बड़ी रकम अदा करनी है। ग्रीस को और फंड्स जारी करने को लेकर क्या बाधाएं हैं? मुख्य बाधा तो यही है कि कर्जे का ये कार्यक्रम किस हद तक वास्तविक है। ग्रीस ने काफी मेहनत की है, लेकिन IMF को लगता है कि सरकार अपनी कर्ज लेने की जरूरतों को कम करने के लक्ष्य को पूरा नहीं कर पा रही है। इसलिए वो चाहते हैं कि ग्रीस कुछ और कदम उठाए, लेकिन ग्रीस इसके लिए तैयार नहीं है। चीन का नाम लेते ही शायद ही कोई फुटबॉल के बारे में सोचता है, मगर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग इस छवि को बदलना चाहते हैं। पिछले महीने उन्होंने चीन को एक फुटबॉल सुपर पावर बनाने के लिए एक योजना का ऐलान किया था। चीन की सुपर लीग में पहले से ही खूब पैसा है और इस लीग में दुनिया के दिग्गज खिलाड़ी खेलते हैं। चीन बदल रहा है, पूरे देश में फुटबॉल को लेकर दीवानगी बढ़ रही है। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल के जाने माने कोच स्वेन गोरान एरिक्सन पिछले 3 सालों से चीन को अपना वक्त दे रहे हैं। पहले बड़े विदेशी खिलाड़ियों की चीन में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वे तभी इस बारे में सोचते थे जब उनका करियर उतार पर होता था, पर अब वे शिखर पर होते हुए भी चीन के बारे में सोचते हैं। इस विंटर में सिर्फ 2 खिलाड़ी जो नहीं आएंगे वो हैं रोनाल्डो और मेसी। जो भी दूसरे नाम हैं वो सब यहाँ दिखाई दे सकते हैं। चीन के राष्ट्रपति फुटबॉल को कितना चाहते हैं, इसकी झलक पिछले साल उनके ब्रिटेन दौरे में मिली थी, जब उन्होंने मैनचेस्टर सिटी क्लब के खिलाड़ी शेल्जो एग्यूरो के साथ सेल्फी खिंचवाई। चीन की नजर 2030 के वर्ल्ड कप की मेजबानी पर है। हालांकि ये आसान नहीं। पिछले कुछ समय में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं और फुटबॉल संगठनों के कामकाज पर भी सवाल उठे हैं। लेकिन दुनिया में अगर कोई देश जानता है कि कामयाबी को हासिल कैसे किया जाता है, तो वो देश चीन है। हो सकता है पूरी एक पीढ़ी के प्रयास के बाद एक दिन चीन शिखर पर होगा, उस वर्ल्ड कप के जो मेड इन चाइना होगा। और अब एक नजर BBC शॉर्ट्स पर। 400 मीटर की ऊंचाई और एक पतली सी तार पर तेजी से चलना है न संतुलन का कड़ा इम्तिहान। दुनिया भर से 16 दिलेर खिलाड़ियों ने चीन में एक हाईलाइन टाइट रोप वॉकिंग टूर्नामेंट में हिस्सा लिया और इसे जीता फ्रांस के नेथन पॉलिन ने। मिलिए दुनिया की सबसे उम्रदराज मॉडल से। ब्रिटेन की बो गिलबर्ट 100 साल की हैं और फैशन मैगजीन वोग की 100वीं सालगिरह के खास प्रकाशन के लिए तस्वीरें खिंचा रही हैं। चीन में एक महिला ड्राइवर को डूबने से कुछ पल पहले ही पानी से बाहर निकाला गया। एक दूसरी गाड़ी से टक्कर होने के बाद महिला ने घबराकर ब्रेक मारने के बजाय एक्सेलरेटर दबा दिया था। लोगों ने पास के रेस्टोरेंट से हथौड़ा लेकर खिड़की तोड़ी और महिला को बाहर निकाला। पैसिफिक महासागर में करीब 11 किलोमीटर की गहराई पर है दुनिया का सबसे गहरा पॉइंट मैरियाना ट्रेंच। अब अमेरिका के ओशंस रिसर्च एजेंसी के वैज्ञानिकों को न सिर्फ इस खास जगह पर अनोखी जिंदगी की एक झलक देखने को मिल रही है, बल्कि खास तकनीक से इसे लाइव सोशल मीडिया पर भी दिखाया जा रहा है। सबमरीन के जरिए पैसिफिक महासागर की गहराइयों में वैज्ञानिक खोज कर रहे हैं। जो जादू वहां देखने को मिल रहा है, उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी डाली जा रही हैं। ये अनूठा प्रयोग है जहां गहरे पानी से मिलने वाली तस्वीरों को समुद्री शोधकर्ता दुनिया भर के वैज्ञानिकों के साथ साझा कर रहे हैं। ये सच में बेहद ही खूबसूरत और आश्चर्यजनक है। अक्सर हमें लगता है कि हम इसे एक वैज्ञानिक की नजर से बाद में देख लेंगे, लेकिन आप इन रंग बिरंगे जीवों को देखकर दंग रह जाते हैं। कई बार इस खोज में निराशाजनक चीजें भी दिखती हैं, जैसे कूड़ा जो कई मील बहकर समुद्र के नीचे तक पहुंच चुका है, और ये इन जीवों के लिए नया खतरा है। कहा जाता है कि हम महासागरों की तुलना में चंद्रमा के बारे में अधिक जानते हैं। शायद इस अभियान से ये धारणा बदल जाए। महिला फैशन डिजाइनर्स तो कई हैं, लेकिन जब बात आती है मर्दों के सूट्स की तो ज्यादातर टेलर्स पुरुष ही हैं। उधर मेन सूट्स के लिए दुनिया में सबसे पॉश लंदन के सेविल रो में हाल ही में कुछ बदला है, और ये सिर्फ पुरुषों की बपौती नहीं बची। सूट्स के लिए दुनिया भर में 200 साल से मशहूर लंदन का सेविल रो, लेकिन जहां देखो बस पुरुष टेलर्स का ही नाम। और इनके बीच खुली है पहली महिला मास्टर टेलर कैथरीन सार्जेंट की दुकान, और इसके साथ ही यहाँ की परंपरा टूट रही है। सभी टेलर्स क्लब जैसे लगते थे। खिड़की में खूबसूरत सूट्स और कपड़े लगे रहते थे। मैंने ठान लिया कि मैं तो अब यही काम करना चाहती हूँ। कैथरीन उत्तरी ब्रिटेन के शहर लीड्स से यहाँ काम सीखने आई थी।
इस खास जगह की शुरुआत करने वाले हेनरी पूल के पुराने जाने माने टेलर्स भी कैथरीन को पहचानते हैं। वो यहाँ 90 के दशक में काम करने आई थी। मुझे याद है कि वो कई लड़कों के बीच अकेली लड़की थी। कैथरीन की मेहनत रंग लाई और अब हालात बदल रहे हैं। नए ट्रेनीज में 65% लड़कियां हैं और टेलरिंग का ही सही पुरुषों का एक और गढ़ ढहने लगा है। दुनिया और भारत की खास खबरों के साथ हम कल फिर इसी वक्त 9:20 पर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। देश की बात ईटीवी पर देख रहे हैं हमारी खास पेशकश और आपको लेकर चलते हैं बिहार। जी हां, आज पूरे दिन बंद रहा बिहार। सरकार के खिलाफ नारे लगते रहे। मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम और सुपर सीएम सबके पुतले जलते रहे। गाड़ियों के पहिए जाम थे और चौराहों पर टायर जलते रहे। कल जनता दल यूनाइटेड की एमएलसी के बेटे ने एक कारोबारी के बेटे को सिर्फ इसलिए गोली मार दी थी क्योंकि उसने आगे कार्ड निकालने वाले शख्स को मार दिया। जी हां, आपको बता दें कि गुंडों को सम्मान देने के लिए आजकल बाहुबली शब्द का इस्तेमाल होता है। हम भी वही कर रहे हैं। रॉकी नाम के जिस लड़के ने सरेआम सड़क पर यह हत्या की, वो बिहार के बाहुबली बिंदी यादव का बेटा है। रॉकी नई लैंड ओवर कार लेकर आया था। आदित्य स्विफ्ट कार पर था। मरने वाला आदित्य स्विफ्ट लैंड ओवर को ओवरटेक कैसे कर सकती है? रॉकी को यह बात बर्दाश्त नहीं हुई और आदित्य ने भी माफी भी मांगी, लेकिन रॉकी को लगा कि उसकी मानहानि का ये गुनाह इतना बड़ा है कि सजाए मौत से कम नहीं होनी चाहिए, सो माफ नहीं किया। 19 साल का आदित्य अब दुनिया में नहीं है। हम उसके परिवार की कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बहुत मुश्किल है इन तस्वीरों को देख पाना, लेकिन ये हमारे समाज का ऐसा सच है कि जिससे आंखें चुराई नहीं जा सकती। सियासत हर चीज को कैसे चुनाव और सत्ता के चश्मे से देखती है, इस हत्या को जंगल राज और सुशासन के मुहावरों के बीच बांटा जा रहा है। नीतीश और लालू के पुतले सत्ता के घमंड के प्रतीक बताए जा रहे हैं। चक्का जाम और बंद बाजारों को लोकतांत्रिक विरोध की पवित्र परंपरा बताने की कोशिश हो रही है। हम आज इस बहस में नहीं जा रहे हैं कि किसका कुर्ता किससे ज्यादा साफ है। हमारे सवाल उस सोच से है जो ये मानती है कि सारी सड़कें और हाईवे सिर्फ मेरे लिए बनाए गए हैं। जब मैं इन सड़कों पर चलूंगा तो सिर्फ मैं ही चलूंगा, कोई और चलेगा तो मेरे पीछे। मैं नेता का वारिस हूं। जैसे पापा लाल बत्ती और हूटर बजाकर निकल जाते हैं, मैं भी उसी हनक का हकदार हूं। हम उस अहंकार को आज कटघरे में खड़ा कर रहे हैं जो सिर्फ इसलिए जेसिका को गोली मार देता है कि वो टाइम ओवर होने के बाद शराब देने से मना कर देती है, या नीतीश कटारा को सिर्फ इसलिए बेरहमी से मौत के घाट उतार देती है कि वो एक डॉन की बेटी से दोस्ती की गुस्ताखी कर लेता है। हम पूछ रहे हैं कि क्या हम अपने समाज को इस तर्क के हवाले छोड़ सकते हैं कि आईएएस का बेटा आईएएस बनता है, वकील का वकील, तो बाहुबली का बेटा बाहुबली ही बनेगा। हम आपको उत्तर प्रदेश के बाहुबली अतीक अहमद के नाबालिग बेटे की तस्वीरें स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आपको याद दिला दें कि अतीक अहमद ने एक शादी की पार्टी में खुद अपने नाबालिग बेटे को पिस्तौल हाथ में दी थी, उससे फायरिंग करवाई थी। हम और हमारी पिछली पीढ़ी इन बाहुबलियों के अत्याचार सहती रही है। क्या हम अगली पीढ़ी को भी इनकी संतानों के जुल्म सहने के लिए ऐसे ही छोड़ देना चाहते हैं? ये वो सारे सवाल हैं जिनका जवाब शायद आप भी समझना चाहते हैं, और इसीलिए हमारे साथ हैं दो वो पार्टीज के नेता जो इस वक्त जवाब देने के लिए बनते हैं। हमारे साथ हैं जेडीयू के और साथ ही हमारे साथ बीजेपी के नेता। आप दोनों से अगर मैं परिचय कराऊं तो मेरे साथ बीजेपी के नेता हैं, माफ कीजिए, इनका नाम है संजय टाइगर बीजेपी से, और साथ ही अजय आलोक जेडीयू से। अजय आलोक जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ही समझना चाहती हूं कि क्या आपकी पार्टी की तरफ से भी कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा रही है? देखिए मीना जी, दो चीजें बहुत स्पष्ट हैं। आज मुख्यमंत्री के प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो आपके चैनल पे भी चला है, बड़ी स्पष्ट नीति उन्होंने कह दी कि किसी की भी संलिप्तता पाई गई, किसी भी तरह से मदद करने की कोशिश की गई, किसी भी अनुसंधान में आया कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो मनोरमा देवी ही क्यों ना हो, जो कि रॉकी की मां है, एमएलसी हमारे पार्टी से,
उनकी भी संलिप्तता पाई गई तो उन पे भी कार्रवाई की जाएगी। और ये कोई पहली बार हम नहीं करने जा रहे हैं। कार्रवाई कब की जाएगी अजय आलोक जी? अजय आलोक जी, कार्रवाई कब की जाएगी? आप किस पे कार्रवाई की बात कर रही हैं? रॉकी पे तो कार्रवाई हो ही रही है। उन लोगों पर जो इसमें शामिल हैं, जेल भेज दिया गया। बिल्कुल मैं बता रहा हूँ, रॉकी के पिता ने उसके भागने में मदद की थी। अनुसंधान में ये बात पता चला, उसे जेल के आज गया है वो 14 दिन के लिए। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। जो बॉडीगार्ड मैं ये आपसे समझना चाहती हूँ, कानून की तरफ से जो कार्रवाई होती है अजय आलोक जी, आपको क्या लगता है बतौर राजनीतिक दल जेडीयू, देश की और बिहार की सत्तारूढ़ पार्टी, उसको लगता है कि कानून जो काम कर रहा है वो पर्याप्त है? नैतिक जिम्मेदारी पार्टी की यहां पर कुछ बनती है, सामाजिक जिम्मेदारी बनती है? देखिए, ऐसा है कि हमारी डबल जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि न सिर्फ हम राजनीतिक दल हैं बल्कि सत्ताधारी राजनीतिक दल है। सत्ता में हम हैं तो स्वाभाविक है अगर कहीं भी क्राइम होगा, अपराध होगा, तो इसकी जिम्मेदारी कहीं न कहीं से नैतिक जिम्मेदारी हमारी है। ऐसे हम कहीं पीछे भाग नहीं रहे। आप हमें तब दोषारोपण हम पे कर सकती थी कि हम कार्रवाई नहीं, अगर हम कार्रवाई नहीं कर रहे होते या आरोपी को बचाने की कोशिश कर रहे होते या पुलिस अपना अनुसंधान ठीक से नहीं कर रही होती, कोई एक्शन नहीं लिया जाता। आज हर जगह जगह छापेमारी चल रही है। एसएसपी के नेतृत्व में आईजी खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। टीम दिल्ली गई हुई है, लखनऊ गई हुई है, हर जगह छापेमारी हो रही है। कब तक भागेगा? पकड़े तो जाना ही है। और तमाम दलीलें जो भी दी जा रही हैं चारों तरफ से, एक मामले को पॉलिटिसाइज करके देखने की जरूरत नहीं है। ये एक क्रिमिनल इंसिडेंट है जिसमें कहीं कोई शक नहीं है, कोई आत्मरक्षा में किलिंग नहीं हुई है। संजय टाइगर साहब, अजय आलोक को लगता है कि मामले का राजनीतिकरण किया जा रहा है? देखिए, बिहार में कानून का राज नहीं है और हर घटना के बाद मुख्यमंत्री जी का रटा रटाया जवाब होता है। कानून अपना काम कर रहा है, मामले का अनुसंधान हो रहा है और कार्रवाई होगी। देखिए, बिहार में अपराध जो हो रहा है वो सत्ता संरक्षित अपराध है। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं कह रही है। आज खुद इनके महागठबंधन के दिग्गज नेता हैं, केंद्र में मंत्री रहे हैं, कई बार से सांसद हैं, तस्लीमुद्दीन साहब ने कहा है कि बिहार में सत्ता संरक्षित अपराध हो रहा है। और जब से सरकार बनी है, एक तरफ तो मुख्यमंत्री जी ने राज्य की जनता को नशेड़ी बनाया जनरलाइज क्यों कर रहे हैं? नशा उतरवा रहे हैं। लेकिन मैं उनसे पूछना टाइगर साहब मुद्दे पर रहिए, मुद्दे पर रहिए इस विषय पे। टाइगर साहब, इस विषय पे जो कार्रवाई कानून के हिसाब से होनी चाहिए। आप याद करिए, पूर्णिया में एक अपराधी को, एक आरोपी को थाना से एक उनके सांसद ने और विधायक ने निकलवाया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सत्ताधारी दल के एक विधायक ने ट्रेन में महिला से छेड़खानी की, इनके एक विधायक ने महिला को अगवा किया, तीसरे ने महिला से दुष्कर्म किया, चौथे इनके भागलपुर जिला के एक विधायक हैं, उन्होंने डीएसपी को गंगा में फेंक देने की बात कही। और हर मामले में कानून अपना काम कर रहा है। ये पार्टी से निलंबित करके आईवास करते हैं। कौन सी कार्रवाई हो रही है? क्यों ने स्पीडी ट्रायल चलाया जा रहा है? और मैं तो पूछता हूं कि नीतीश कुमार जी, यदि आप राज्य में विक्रम सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी हैं, उनके पास मैं आऊंगी। विक्रम सिंह जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम देश की बात में। लेकिन उससे पहले अजय आलोक, जो सारे आरोप यहाँ पर बीजेपी के नेता संजय टाइगर लगा रहे हैं, उनमें सच्चाई है? आपके पास एक के बाद एक ऐसी लंबी फहरिस्त है जिनको सजा मिलनी चाहिए, कानूनी रूप से भी, राजनीतिक रूप से भी, नैतिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी। डिस्कनेक्ट हो गया भाई। अजय आलोक जी, मैं वापस आऊंगी, तकनीकी परेशानी की वजह से आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं। विक्रम सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विक्रम सिंह जी, बिहार उत्तर प्रदेश में आप रहे हैं, डीजी रहे हैं, और बिहार उत्तर प्रदेश से बेहद नजदीक है, बॉर्डर है, सीमा जुड़ी हुई है। जो हाल आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में भी एक के बाद एक ऐसी घटनाएं पिछले सालों में, पिछले महीनों में और इतिहास में नजर डाल के देखें तो एक के बाद एक मामले सामने आएंगे। ये आखिर कैसे रुकेगा? पुलिस इसमें कितनी सख्ती दिखाए, और जो पुलिस की कार्रवाई बिहार में हो रही है क्या वो पर्याप्त है?
अजय आलोक, मैं आपके पास आऊंगी वापस। विक्रम सिंह जी कुछ तकनीकी परेशानी की वजह से माफी चाहते हैं, दर्शकों से भी माफी चाहते हैं। कार्यक्रम में वक्त कम होता है और उसमें अगर ऐसी परेशानी होती है तो हमें वाकई खेद होता है। लेकिन अजय आलोक, ये बताइए कि जो आरोप बीजेपी के साथी ने लगाए हैं, एक के बाद एक लंबी फहरिस्त गिनाई है, सच्चाई है उनमें और आप लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं, एक के बाद एक आरोप लग रहे हैं जंगल राज के आपकी सरकार पे? मीना जी, इन्होंने तो आरोप पे आरोप लगाते चले गए। जो मैं भी उसके पहले कह रहा था कि इस घटना का राजनीतिकरण क्या होता है, तो ये देखिए आपके सामने इन्होंने साबित किया कि राजनीतिकरण क्या होता है। जितने आरोप इन्होंने लगाए हैं, जरा पूछिए कि कार्रवाई हुई है कि नहीं, वो विधायक जेल के पीछे गए हैं कि नहीं, जमानत पे बाहर हैं कि नहीं, उसका जवाब नहीं देंगे। खैर मैं वो बात, मैं आरोप और प्रत्यारोप पे नहीं, पर मैंने आपको तंग नहीं किया था बीच में। एक खाना पूर्ति हुई है। लेकिन यहाँ पर अजय आलोक साहब, अजय आलोक जी माफ कीजिएगा, अजय आलोक माफ कीजिएगा, मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि कानून एक बार अंदर करता है, जमानत पे बाहर आ जाते हैं। क्या राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी नैतिक नहीं होती है कि वो पार्टी में इस तरह का मैसेज दे कि दूसरे लोग ऐसा नहीं करें? ऐसा है कि राजनीतिक दलों का बिल्कुल ये दायित्व होता है कि इस तरह का मैसेज दें। हम अपनी तरफ से मैसेज भी देते हैं। आप ये बताइए कि हमारे 71 एमएलए हैं, 35 से ऊपर एमएलसी हैं, हमारे 15 सांसद हैं। अब किसका बेटा, किसकी भाई, किसकी बहू, किसका ये क्या कर रहा है, उसके लिए पार्टी जिम्मेदार को आप कैसे मान सकते हैं? हम एक मैसेज दे सकते हैं जो अपनी तरफ से पूर्णतः प्रयास होता है। सरकार दोनों की जिम्मेदारी नहीं है? कोई इस बात पे शक नहीं करेगा, बिल्कुल है जिम्मेदारी। लेकिन सबको ये बात आपको बिहार में भी कहेंगे कि नीतीश कुमार इज अ नो नॉनसेंस मैन, वो टॉलरेट नहीं करते हैं इस चीज को। ये मैसेज है बिहार में, किसी के बोलने से, हाय तौबा मचाने से, छाती से, उनकी सरकार में ऐसा हो रहा है, उनके रहते हुए ऐसा हो रहा है। कानून व्यवस्था मुखिया से ही सवाल पूछती है अजय आलोक। ऐसा है, बिल्कुल मैं कहां मना कर रहा हूं। मैं तो ये कह रहा हूं कि कोई भी समाज अपने आप को अपराध मुक्त होने का दावा नहीं कर सकता है। अमेरिका तो पूरा डेवलप्ड है। क्या बराक ओबामा ने अमेरिका में अपराध रोक लिया? क्या हम कब दावा कर रहे हैं कि हम अपराध रोकने में सक्षम हो जाएंगे? कभी नहीं हो सकता। क्या अजय आलोक इस दलील के साथ जनप्रतिनिधि बात कर सकते हैं कि कोई भी कानून पर पूरी तरह से लगाम नहीं लगा सकता? आप जो दलील दे रहे हैं अमेरिका की, आप ये कहना चाहते हैं कि ऐसे ही चलेगा बिहार में? अपराध मुक्त समाज कोई नहीं बना सकता, दावा नहीं कर सकता। अपराध पे अंकुश लगाया जाता है और वो अंकुश है बिहार में। ये अंकुश, ये हम नहीं कहते हैं, केंद्र सरकार का डेटा ही कहता है। अभी हमारे सहयोगी कह रहे थे कि हमारे गठबंधन के महासहयोगी कहते हैं, तस्लीमुद्दीन जी हमारे बारे में कुछ लोग कह रहे हैं। जिस पार्टी की सरकार है, उनके नेता कह रहे हैं कि कोई भी राज्य, कोई भी देश अपराध मुक्त नहीं हो सकता और दावा भी नहीं कर सकता। क्या जनप्रतिनिधि ऐसी बात करेंगे तो मैसेज क्या जाएगा समाज में? देखिए मेरा मानना है कि जब सत्ता से अपराधियों को संरक्षण मिलता है तब अपराध पर आप लगाम नहीं लगा सकते। जिस बिंदी यादव की चर्चा कर रहे हैं और अपराधी मान रहे हैं, मैं इनसे पूछता हूं कि सरकार ने उनको अंगरक्षक क्यों मुहैया कराया? और बिहार में पंचायत चुनाव के चलते बड़े बड़े राजनेताओं और पदाधिकारियों के अंगरक्षक वापस लिए गए, लेकिन उनके अंगरक्षक को बरकरार रखा गया। जब उन पर राष्ट्रद्रोह का मामला है, कई संगीन मामले हैं, तो ये सुरक्षण देने की बात है कि नहीं है? और दूसरी बात यह है कि बीजेपी नहीं करे, मैंने पहले भी कहा कि राज्य में सत्ता संरक्षित अपराध हो रहा है, अपराधियों को संरक्षण दिया जा रहा है। और जो ये दावा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार टॉलरेट करने वाले नहीं है, नीतीश कुमार टॉलरेट करने वाले नहीं थे, लेकिन जब से लालू जी के साथ आए हैं, हमारी पहले से शंका थी कि लालू जी के साथ रहकर भ्रष्टाचार मुक्त शासन, अपराध मुक्त शासन ये नहीं हो सकता। खुद लालू जी को नीतीश जी आतंक राज का पर्याय कहते थे और नीतीश जी ने सत्ता के खातिर समझौता कर लिया है, अपना जमीर बेच दिया है, अपना ईमान बेच दिया है, केवल सत्ता। और जो सबसे बड़ी परेशानी क्या है, यानी आपके साथ थे तो सब कुछ अच्छा था और लालू जी के साथ जाते ही सब कुछ खराब हो गया। आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं? आंकड़े निकालेंगे, नजर डालेंगे तो एक लंबी फहरिस्त तब की भी निकल आएगी जब आपके साथ थी, इसलिए उस पर मत जाइए। इस तरह से राजनीति करना क्या वाकई विक्रम सिंह जी, क्या ये मुमकिन है? विक्रम सिंह जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? अजय आलोक, विक्रम सिंह जी को हम नहीं ले पा रहे हैं, फोन लाइन पर लेने की कोशिश करते हैं। विक्रम सिंह जी से हम फोन पर बात करेंगे। अगर
लाइव व्यू में कुछ तकनीकी परेशानी की वजह से हम उनको जोड़ नहीं पा रहे हैं। लेकिन अजय आलोक, आपसे एक सवाल लेती हूं, उसके बाद विक्रम सिंह जी से फोन पर बात करेंगे। अजय आलोक, ये जो आरोप है कि नीतीश कुमार लालू यादव के साथ, जिन लालू यादव को वो लगातार कटघरे में खड़ा करते रहे थे उनकी कानून व्यवस्था के लिए, उनके साथ जाने की वजह से ये नुकसान हुआ है। ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी जब से हमसे अलग हुई है 2 साल से एक ही आलाप लगा रहे हैं, टेप रिकॉर्डर को रिवाइंड करते हैं, प्ले करते हैं। दूसरी बात, पूरी जानकारी लिए बिना चैनल पे, खासकर ईटीवी जैसे चैनल पे गलत जानकारी नहीं देनी चाहिए। अभी इन्होंने कहा कि बिंदी यादव को सरकारी अंगरक्षक मिला हुआ था, बिल्कुल गलत बात है, इनको पता कर लेना चाहिए। बिंदी यादव को कभी भी सरकारी अंगरक्षक नहीं मिला है, कभी भी नहीं मिला है। जब एक मिनट सुन लीजिए, अब सुन लीजिए ना, जिला सुरक्षा समिति ने नहीं दिया है, यही बात जब पता ही नहीं है, और नीतीश कुमार के सैंक्शन पर दिया गया है। आज राज्य के अपराधी बाहुबली सुरक्षा कर्मी लेकर घूम रहे हैं और सरकार ने मुहैया कराया है। आप हंसना और गाल फुलाना एक साथ नहीं होगा। आप राष्ट्रीय जनता दल के साथ रहिएगा, लालू जी के साथ रहिएगा और अपराध पर लगाम लगाने की बात कहिएगा, कतई नहीं होगा। आप पर सत्ता का नशा सवार है, आप लोग सत्ता के मद में चूर हैं और आपको केवल मुख्यमंत्री की कुर्सी चाहिए और उसके सिवा कोई मतलब नहीं है। राज्य की जनता। संजय टाइगर, समाधान क्या है? अजय आलोक, क्या वाकई आप महसूस करते हैं कि अगर कोई यहाँ पर गलत तथ्य पेश करने की कोशिश कर रहा है ईटीवी पर, तो ईटीवी का मंच आपके लिए भी है? आप बताइए कि किस तरह से नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए जेडीयू उस एमएलए को, उस एमएलसी को पार्टी से बाहर करेगा, उस पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करेगा। इस तरह से अपने बच्चों को गलत शिक्षा देने वाले जो भी राजनेता हैं उनको एक सबक सिखाने की कोशिश होगी। आप हमें यहाँ पर आश्वासन दीजिए, भरोसा दीजिए। आपके रहते बिहार अपराध मुक्त नहीं हो सकता है। ऐसा है। टाइगर साहब रुकिए, अजय आलोक को बोलने दीजिए। अजय आलोक, क्या आप ईटीवी पर भरोसा देते हैं, आश्वासन देते हैं नैतिक अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी एमएलसी के खिलाफ? मैं आपको पहले बात बता दूं कि ना मुझे भरोसा देने की जरूरत है, ना आश्वासन देने की जरूरत है। हमारा ट्रैक रिकॉर्ड आप 10 से 11 वर्षों का उठा के देख लीजिए। जेडीयू के किसी एमएलए, किसी एमपी, किसी एमएलसी, मैं इस वक्त की बात कर रही हूं, इतिहास में नहीं जाना है। इस मामले में अभी तक कुछ नहीं हुआ है। इस मामले में क्या नहीं हुआ है? इस मामले में अभियुक्त फरार है, अभियुक्त के पिता जेल में है, अभियुक्त के साथ जो बॉडीगार्ड था उसे अरेस्ट कर लिया, के जेल में है वो। आप एक मिनट, मेरे क्यों उसको नहीं पकड़ा जाएगा? कहां तक भागेगा? कहां तक भागेगा अपराधी? कोई संरक्षण मिल रहा है? यहाँ जहाँ संरक्षण व्यापम को देने वाले हम पे इल्जाम लगा रहे हैं। ये रोड पर से व्यापम घोटाले को संरक्षण देने वाले हम पे इल्जाम लगा रहे हैं। इनको दावा क्या है? इनको कौन सा मुंह है? ट्रायल की गति क्यों धीमी हो गई? आप ये बताइए, इनको जानकारी है नहीं, बगैर जानकारी के बोल रहे हैं। अब ये चिल्लाते रहेंगे तो चिल्लाते रहें, जेल के अंदर जा रहे थे, चिल्लाने से बात साबित करते रहें। मुझे चिल्लाने का शौक नहीं है। माफ कीजिए अजय आलोक। अजय आलोक, विपक्ष का काम है मुद्दों को उठाना, अपनी आवाज को तेज करना और आपको सतर्क रखना। इसलिए अगर टाइगर साहब अपनी आवाज को बुलंद करके आपको सच से वाकिफ करा रहे हैं, आप भी दीजिए भरोसा, आप भी हमें इतनी ताकत दीजिए जनता को लगे कि नहीं आपकी बात में दम है, जनता को ये महसूस हो। पूरा देश जानता है, जनता को बिल्कुल महसूस है। जनता ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार को नहीं जानती है। जनता का नीतीश कुमार, जनता ने तो एक युवा को मरते हुए देखा है अजय आलोक। 19 साल के युवा को मरते हुए देखा है जनता ने अपनी आंखों के सामने, और वो भी आपकी पार्टी से जुड़े हुए एक युवा के सामने हाथों। राबड़ी के शासन काल में था। हमारी पार्टी का वो सदस्य नहीं था जिसने मारा है। हमारी पार्टी के एमएलसी का एक लड़का था। अगर वो आपराधिक गतिविधियों में है तो उसे पकड़ के गिरफ्तार किया जाएगा, सब कुछ किया जाएगा। आपको क्या दिक्कत है भाई? और ये हम पे बोलेंगे? व्यापम घोटाले में 50 से ऊपर मर्डर हुआ, देश ने देखा। क्या इन्होंने किया? अपना जवाब दे पहले। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में क्या हो रहा है इनके आंख के नीचे? अजय आलोक, अगर व्यापम में कुछ नहीं हुआ तो आप कहना चाहते हैं यहाँ पर भी कुछ नहीं होगा? आप ये कहना चाहते हैं आप कुछ नहीं करेंगे? हमारे यहाँ तो हमेशा हुआ है, हमारे यहाँ तो हमेशा हुआ है, हमेशा सजा हुई है, हमारे यहाँ तो हमेशा सजा हुई है। लोगों ने देखा है, देश ने देखा। ईटीवी नेटवर्क पर हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे रसूखदारों के बेटे आखिर उसी
रास्ते पर चलने की कोशिश करते हैं जो उनके लिए नहीं बना हुआ है, और उसके बाद इस तरह की हरकतों को अंजाम देते हैं जो शायद हम देखना नहीं चाहते हैं और बिल्कुल नहीं देखना चाहते हैं। विक्रम सिंह जी, पूर्व डीजीपी यूपी पुलिस के हमारे साथ हैं। विक्रम सिंह जी, इस पूरी घटना के बाद राजनीतिक दलों का जो रवैया है, पुलिस की जो कार्रवाई है, क्या वो संतुष्टिजनक है? नहीं, बहुत निराशाजनक है डॉक्टर मीना जी। मैं केवल यही कहना चाहूंगा कि अगर आप गंभीर हैं प्रकरण में तो आपको रॉकी के ऊपर 5 लाख का इनाम करना चाहिए, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे और 24 घंटे में गिरफ्तार नहीं कर पाएंगे तो वो अपनी पिस्तौल की फायरिंग पिन उसकी बैरल से छेड़छाड़ कर देंगे, गवाहों को प्रभावित कर लेंगे और इस केस में कोई बहुत ज्यादा प्रगति नहीं होने वाली है। मनोरमा जी ये कह रही हैं कि रॉकी आत्मसमर्पण करेंगे, इसका मतलब मनोरमा जी जानती है रॉकी कहाँ है, उनकी गतिविधियां क्या है। कड़ाई से पूछताछ की जाए और छापे डाले जाएं, आपको वस्तुस्थिति पता लग जाएगी। गनर को जेल भेज देना पर्याप्त नहीं है, उसका डिसमिसल होना चाहिए था। और जब इतनी कार्रवाई कर ले उसके बाद आप कह सकते हैं कि आपने कोई सार्थक प्रयास किया। अब तक आपने केवल खानापूर्ति की है, कोई सार्थक प्रयास नहीं किया है। बहुत बहुत शुक्रिया विक्रम सिंह जी, हमें यहाँ पर इस बात को खत्म करना पड़ेगा। लेकिन जिस तरह से आपने बताया है कि न पुलिस का रवैया संतुष्टिजनक है न राजनीतिक दलों का, हम उम्मीद करते हैं कि राजनीतिक दल अपने रवैये में बदलाव लाएं और समाज जो इस कार्यक्रम को देख रहा है वो जरूर देखे कि अपने आसपास इस तरह की घटनाओं को नहीं होने दें। वो राजनेता जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो ये जरूर सीखें कि कम से कम उनके बच्चे इस रास्ते पर न जाएं, कि उनकी चर्चा इसलिए हो यहाँ पर क्योंकि अच्छा तो नहीं लग रहा होगा। भले ही पिता जेल में हो लेकिन माँ भी लोगों से बात नहीं कर पा रही है, लोगों के सामने नहीं आ पा रही है, शर्मसार है और शर्मसार पूरा देश है। हम देश को शर्मसार नहीं करना चाहते हैं, इसलिए इस तरह के विषयों पर बात करते हैं। लेकिन आगे बढ़ते हैं। देश की बात बेटियों के सम्मान के बिना अधूरी है। आज आपको मिलवाते हैं भोपाल की रहने वाली पूनम श्रोती से। 29 साल की पूनम ओस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा बीमारी से ग्रस्त है, जिस वजह से उसकी हाइट महज 2 फुट 8 इंच है। उन्होंने फाइनेंस में MBA किया, लेकिन छोटे कद की वजह से नौकरी नहीं मिली। फिर भी पूनम ने हालात से समझौता नहीं किया और अपनी कमजोरी को अपना हथियार बनाया। उदीप वेलफेयर सोसाइटी की स्थापना कर अपने जैसे लोगों को नई जिंदगी दी। पूनम अपने फाउंडेशन की मदद से महिलाओं को प्रशिक्षित कर आजीविका के विकल्प उपलब्ध करवा रही हैं। पूनम के इस प्रयास के लिए देश के राष्ट्रपति भी उसे सम्मानित कर चुके हैं। ये बेटी देश का स्वाभिमान है और हमें इन पर अभिमान है। देश की बात में फिलहाल मेरे साथ इतना ही, लेकिन यहाँ पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।